हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विवेक सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं। नेम इज ग्रेविटेशन। देखिए ना बेटा, ये टॉपिक की शुरुआत हम इसी नाम से करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। जब आप ग्रेविटेशन टॉपिक देखोगे वहां पे दो कंसेप्ट आने वाली है। वन इज ग्रेविटेशन, अदर वन इज अ ग्रेविटी। तो फर्स्टली हम उसकी बात करेंगे और उसके आगे वन बाय वन सारे कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। ओके यस, तो देखना बेटा, सबसे पहले आएगा व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या है? ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स which acting along any two object। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which acts in any two object, बट कंडीशन ये होगी इन ऑब्जेक्ट के पास कुछ तो भी मास होना चाहिए। ओके यस। अब ग्रेविटेशन जब हम नाम मतलब सुनेंगे तब हमें पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। वंस अपॉन ए टाइम अ पर्सन इज सिटिंग अंडर एप्पल ट्री। ओके, एक बार एक पर्सन एप्पल ट्री के नीचे बैठ गया और उन्होंने ग्रेविटेशन का जो भी खोज है उन्होंने की है। बराबर यस। क्या नाम था बेटा उनका? उनका नाम हम सभी को पता है, सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो न्यूटन साहब ने हमें ये ग्रेविटेशन की खोज करके दी है। बराबर यस। तो सबसे पहले बात आएगी, सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। बेटा देखना, पहले हम ये कंसेप्ट की बात करेंगे। यहां पे सेकंड कंसेप्ट आएगी, दैट इज ग्रेविटी। जैसे वो एप्पल नीचे गिरा, मतलब क्या? अर्थ ने कुछ अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किया है, और जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है, एट दैट टाइम उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटी। यहां पे जब आप दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, कौन से भी दो ऑब्जेक्ट चलने वाले हैं, और यहां पे एनी टू ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एनी टू ऑब्जेक्ट। और ग्रेविटी मतलब क्या? तो ग्रेविटी मतलब होगा द अट्रैक्टिव फोर्स exerted by earth, okay, on any object or body। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम कहेंगे ग्रेविटी। न्यूटन साहब का कहना था कि हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कंडीशन सिर्फ यही है कि उसका कुछ तो मास होना चाहिए। ओके यस। जैसे हम मराठी में या हिंदी में कहते हैं कि यहाँ पे कण कण में हमारे शंकर, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, कणा कणा मध्ये देव है, वैसे इनका कहना था कि हर एक कण में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके यस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दो कंसेप्ट आपको 100% समझ में आई होगी। लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन आया कि सर जब ये एप्पल गिरा तब न्यूटन साहब के माइंड में जो क्वेश्चन आया उसके पीछे का रीजन क्या? देखना बेटा, आपको ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। क्या होगा? क्या होता है कि जब न्यूटन साहब एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे तब एप्पल नीचे गिरने के बाद उनके मन में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आया है। वो क्वेश्चन आने के पहले कुछ तो रीजन, कुछ तो उनके मन में एक थ्योरी थी। अब ये कौन सी थ्योरी? तो बेटा उनको पहले पता था, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट को है तो वो रेस्ट में ही रहेगा until and unless an external force applied on it। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। बराबर है यस।
तो यही न्यूटन मतलब सर आइजैक न्यूटन के माइंड में चल रहा था। ये एप्पल नीचे गिरा, इसका मतलब क्या, ये रेस्ट बॉडी के ऊपर किसी ने तो एक फोर्स लगाया है, नॉट अट्रैक्टिव, कौन सा भी हो लेकिन वो फोर्स लगाया है। ओके यस। और बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सालों के बाद उन्होंने बताया कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, और उसी को उन्होंने नाम दिया दैट इज अ ग्रेविटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हमें पता चलेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है यस। अब इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, यहां पे मैं आपको 3 एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। देखना बेटा क्या है कि अगर समझना ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहां पे देखना अपने 3 एग्जांपल्स क्या है। एक पहला एग्जांपल, सर अगर मेरे पास 2 पेन्स है, ये 2 पेन है, ओके यस, तो ये 2 पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर यस। तो व्हाई दैट 2 पेन्स आर नॉट अट्रैक्टेड ईच अदर, और हर किसी में अगर ग्रेविटेशन है, मुझ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस बोर्ड में, पेन में, सभी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, इसके पीछे जो रीजन आएगा दैट इज ये 2 ऑब्जेक्ट में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरी वेरी निग्लिजिबल अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फॉर दैट रीजन ये 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और वैसे देखा जाए तो इनका मास भी बहुत कम होता है। फिर माइंड में ये तो अपना फर्स्ट एग्जांपल हुआ है। सेकेंड एग्जांपल आया कि सर देखना ये पेन जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो यही नीचे गिरती है, लेकिन हमें तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो पेन में भी प्रेजेंट है और अर्थ में भी प्रेजेंट है। तो क्या कभी ऐसे होगा कि ये अर्थ पेन की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होगी? चलो यहां पे ये समझना आपकी अर्थ है, ओके यस, और यहां पे आपका पेन हमने फेंका है, तो ऑलवेज ये पेन नीचे क्यों गिरेगा? क्या अर्थ इसके तरफ अट्रैक्ट होती है? 101%। बोथ ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट इसका जो मास है ये मास बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसका जो मूवमेंट निग्लिजिबल हमें दिखाई नहीं देता है। बट इसका ये पेन का मास बहुत कम। सर क्या मास कम होने से ये पेन नीचे आ रहा है? 100%। तो फिजिक्स में जैसे मैंने आपको यहां पे बताया ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से इनके माइंड में आया, तो यहां पे बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ काम करता है। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा? F विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखना बेटा अब यहां पे ये एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू F बाय m, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या? अगर मास ज्यादा है तब एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास कम है, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इस एग्जांपल में हमें पता है किसका मास बेटा कम होगा? पेन का मास कम है। फॉर दैट रीजन एक्सेलरेशन ऑफ पेन इज मोर। ओके यस, क्यों? देखना इसका एक्सेलरेशन मोर है, व्हाई? बिकॉज मास इज लेस। ओके सर, अब हमें समझ में आया है कि ये जो अट्रैक्टिव या पेन नीचे गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरता है, इसके पीछे मास है। बट माइंड में अदर एक क्वेश्चन आया है, दैट इज अवर थर्ड एग्जांपल। कौन सा बेटा? देखना अपना थर्ड एग्जांपल क्या है। सर अगर अर्थ से बड़ा कोई मास हमने ले लिया तो क्या अर्थ उस मास पे गिरेगी? जैसे कि अपने पास समझना एक यहां पे मैंने लिया है सन, और सन के अराउंड में अर्थ घूम रही है, बराबर यस, और हम जानते हैं मास ऑफ सन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थ।
अर्थ के मास से ज्यादा सन का मास है, तो क्या ये अर्थ सन के ऊपर गिरनी चाहिए? सर अभी तो आपने बताया जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। अब ये दो एग्जांपल में इसका मास कैसा है? कम है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। अब मन में क्वेश्चन आएगा व्हाई, ये ऐसा क्यों? तो देखना, इसके पीछे रीजन है प्लानिटरी मोशन। बेटा ये जो अर्थ है मोशन में रहती है, सन के अराउंड में घूमती है ना, यस। और जब ये घूमती है तब वहां पे हमें दो कंसेप्ट या वहां पे एक हमें फोर्स नजर आता है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, 100% सही है, बट वन अनदर फोर्स इज देयर, दैट नेम इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? 100% हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं गिरेंगे? तो इसके पीछे रीजन आएगा, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम ये यही कंसेप्ट यहां पे देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, यस। वैसे आपने अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस तो देखे ही है, वो मैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जब लेने वाला हूं उसमें हम बात करने वाले टाइप ऑफ फोर्सेस, ये सारी बातें। लेकिन यहां पे जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, यहीं पे मैं आपको समझाने वाला हूं। देखना, अगर हमने एक स्टोन लिया है, उसको एकदम ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमा रहे, ओके, तब क्या होगा? ये जो स्टोन है और ये अपना जो सेंटर है एक दूसरे के साथ एक फोर्स के साथ बाइंड हो गए, बराबर, यस। अब ये सर फिर भी समझ में नहीं आया। देखना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पे ये अपनी स्ट्रिंग, यहां पे ये स्टोन है, ओके, और यहां पे सेंटर, तो ये जो स्टोन है ये एक फोर्स, इनमें ये दोनों में एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस। देखना, द फोर्स विच एक्टिंग along radius towards the center of circle। अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई फोर्स एक्टिंग अलोंग, ये रेडियस के अलोंग एक्ट हो रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक मजे की बात देखना बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी को अगर मैंने इस नेम को डिवाइड किया, सेंट्री मतलब होता है सेंटर, सर ये पिटल मतलब क्या? पिटल मतलब होता है सिकिंग। तो जो ये सेंटर सिकिंग फोर्स है, इस सेंटर सिकिंग फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है स्टोन और ये, तो यही फोर्स यहां पे काम करता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये अर्थ और सन एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसे ये अर्थ सन के अराउंड में घूमती है, एक दूसरे की तरफ नहीं गिरेंगे, ओके, यस। साथ ही साथ इसी के साथ और एक फोर्स होता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते ही है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, उसमें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दिखाई देगा, ओके, यस। सर व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जब यही स्टोन ऐसे 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 घूम रहा है, अब यहां पे एक्टिंग अलग रेडियस था, अब सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा? एक्टिंग अलोंग टेंजेंट। एक्टिंग अलोंग टेंजेंट मतलब क्या? अगर यहां से फोर्स लगा, ये इधर इसका टेंजेंट, यहां पे इधर, ओके, ऐसे अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये टेंजेंट की तरफ जाएगा, ओके, यस। जैसे हमने वो स्टोन को ऐसे छोड़ा तो क्या होगा? ऐसे टेंजेंट की तरफ जाएगा, तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो फोर्स है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा, ओके, यस। इसी को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा है।
साथ ही साथ जब आप थोड़ा डीप में देखोगे, देखो बेटा, जब आप जरा डीप में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में जो काम करने वाला एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज रेडियल। ये जो स्टोन, इनके पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, जैसे कि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला आएगा v²/r। और हमें पता है फोर्स इज अ मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर? यस। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास इंटू जब रेडियल एक्सेलरेशन हम लेंगे तब हमें मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा mv²/r। इसी को अगर आपने कन्वर्ट किया तो mr² ओमेगा, ये भी फॉर्मूला यहां पे आता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, बराबर? यस। यहां पे हमने देखा क्या? वन इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। ओके, ये कहां से आया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, मतलब उनके माइंड में क्वेश्चन आया था, ये भी हमने बात की है। उसके बाद ये तीन एग्जांपल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, यस। अब इसके बाद हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखना बेटा, हम इसके बाद एक पॉइंट देखेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें ये फोर्स के टाइप, ये सारी बातें यहां पे करनी है। देखना बेटा, अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। देखना, ये जो फोर्स है ये इट इज कांटेक्ट फोर्स। अब क्लास 8 में हमने देखा ही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज अ कांटेक्ट, अदर वन इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर फोर्स कांटेक्ट में आने की वजह से लग रहा है तो दैट इज अ कांटेक्ट फोर्स, और अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। तो यहां पे ये इट इज कांटेक्ट, बेटा ये कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे हमने कहा है इट इज अ नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। ओके, यस, ये नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स होगा। अब सर नॉन कांटेक्ट कैसे? तो यहां पे ये अर्थ है, ओके, और यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट हो रहा है? नहीं। ओके, और हम जानते भी है, अगर हमने यहां पे अलग से देखा क्या कि टू टाइप ऑफ फोर्सेस, वन इज कांटेक्ट फोर्स और अदर वन इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इनमें कौन कौन से आने वाले हैं? देखना बेटा, इसमें ये कांटेक्ट फोर्स में जो फोर्सेस आएंगे, पहला होगा, पहला कौन सा है? मस्कुलर फोर्स। ओके, यस। उसके बाद मस्कुलर है, मैकेनिकल है, उसके बाद और कौन सा? इसमें आएगा टेंशन फोर्स, उसके बाद नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस कांटेक्ट में आएंगे। नॉन कांटेक्ट में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस की वजह से लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, उनके पोल की वजह से, नॉर्थ साउथ जो भी है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही हमने यहां पे लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। माय डियर स्टूडेंट, देखना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी जो सेकेंड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स है।
जब आप फिजिक्स के फंडामेंटल फोर्सेस की बातें करोगे, देखना बेटा फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, कितने 4। अब उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है। सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन से, तो एक होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इनमें अमंग दैट 4 फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। मन में क्वेश्चन आया, सर व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स। जब आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है F विच इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये जो G की वैल्यू है ये वेरी वेरी लेस, ये बहुत ही कम होती है। निगेटिव पावर ऑफ -11 6.67 into 10 to the power -11, ये बहुत छोटी अमाउंट होती है। फॉर दैट रीजन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अ वीकेस्ट फोर्स। सर ये तो वीकेस्ट है, ये हमें पता चला। अब जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही एप्लीकेशन देखोगे, ये मैं आगे आपको बात करने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी ये जो समंदर में हम टाइड्स देखते हैं, टाइड्स आर हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून एंड अर्थ, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये टाइड्स आते हैं। तो बेटा क्या ये उसकी स्ट्रांगनेस है? नो, ये इसकी रेंज है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इट हैज हाई रेंज, इसको हम अच्छे से नीचे लिखेंगे। ओके, यस, इट हैज हाई रेंज, इसके पास हाई रेंज होता है। रेंज मतलब दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है बेटा, यस। अब उसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? इसके बाद और एक प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज, देखना बेटा इसके बाद और एक प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर में क्या है कि इट इज एन कॉन्जर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स है? इट इज कॉन्जर्वेटिव फोर्स। अब मन में क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज मीन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स? कॉन्जर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? जो फोर्स पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट, उसको कहेंगे कॉन्जर्वेटिव फोर्स। और मतलब वर्क डन ऑफ दैट फोर्स, ओके, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑन पाथ के ऊपर अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट है तब हम उसको कहेंगे कॉन्जर्वेटिव फोर्स। और इसका वर्क डन देखना, कौन सी भी बॉडी अगर हमने फेंकी है, कैसे भी फेंकी है, तब इसका वर्क डन जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फॉर दैट रीजन हम इसको कौन सा फोर्स कहेंगे? इसको हम कॉन्जर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स ये कहेंगे। बराबर, यस। जैसे ही टॉपिक शुरुआत हमारी हुई है वहीं से हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ये वन टाइप ऑफ फोर्स, और ये किस प्रकार के फोर्स है? ओनली अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्सिव फोर्स देखते हैं, वैसे यहां पे रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ओनली अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, यस। इस प्रकार यहां पे आपको ये 5 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कौन से बेटा? देखना, इसमें सबसे पहली बात ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्यों है, क्या है, ये सारी बातें हमने यहां पे की है। उसके बाद इट इज वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स, ये भी
ये 4 फोर्सेस में वीकेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, और ये सबसे ज्यादा रेंज किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीकेस्ट, ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये वीकेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद इट हैज हाई रेंज, मतलब दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब आप वर्क एनर्जी पावर ये टॉपिक देखोगे ना बेटा, उसमें आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा। ऐसे अगर एक बॉडी ऐसे सीधा जा रही है, उसके बाद कोई ऐसे 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 जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, हर एक का वर्क डन है mgh। ओके, यस। अब ये सभी का वर्क डन अगर mgh होगा, मतलब वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और यहां पे जो लगने वाला फोर्स है दैट इज अ कंजर्वेटिव। ये इसका प्रूफ आपको वर्क एनर्जी पावर में आएगा। ओके, अभी समय हमारा कम है, फॉर दैट रीजन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन इतनी बात तो सफिशिएंट है कि वर्क डन के ऊपर पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जिसका डिपेंड करेगा वो अदर टाइप आएगा, दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स उसका एग्जांपल आता है। उसके बाद इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, यस। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स के लॉ, ओके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।